डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किया था और रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए अभी तक आपको टू डिफरेंट वेज से आपको समझाया गया है, जिसमें पहला था रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए इकॉन फॉर्म या इक्लॉन फॉर्म आप बोलते हैं, और दूसरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल फॉर्म या जिसे आप कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। अब समस्या ये है कि आपको मेथड बता दिया गया, एक एक प्रॉब्लम बता दिया गया, लेकिन आज थोड़ा सा और प्रॉब्लम करके हम लोग देखते हैं कि इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कि किस तरीके से इसको हम और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इकॉन फॉर्म में आपसे ये कहा गया था कि हम पहले फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से शुरू करते हैं और उसके बाद जीरो को हम लीड कराते हैं। अब जीरो को लीड कैसे कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक ही चीज याद रखना है कि इकॉन फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है आप भली भांति जानते हैं कि किन्हीं भी दो रो को आवश्यकता के अनुसार इंटरचेंज किया जा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, किसी भी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे रो के साथ ऐड भी किया जा सकता है। किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ये थ्री ऑपरेशंस दीज आर नोन एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके हम इकॉन फॉर्म मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये थोड़ा सा इसको आज हम लोग चेक करें, देखें। एक क्वेश्चन लिया, कहा फाइंड रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय reducing it to इकॉन फॉर्म। ये आपका प्रॉब्लम है, लिखते हैं। नंबर वन, एक मैट्रिक्स लिया गया 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। इट इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -1 2 3 -2 2 -5 1 2। ओके, 3 -8 लिख देते हैं 5 2। एंड नेक्स्ट इज 5 -12 -1 एंड 6। ये है आपकी दो मैट्रिक्स आपके सामने लिखी गई। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है -1 2 3 एंड -2। सेकेंड रो है 2 -5 1 2। थर्ड रो है 3 -8 5 2, और थर्ड रो है फोर्थ रो है 5 -12 -1 6। और कहा जा रहा है इन मैट्रिक्स को इकॉन फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक बताइए। तो चलिए पहले पर आते हैं सॉल्यूशन। पहले पर एक आज एक्सरसाइज करके देखते हैं। गिवन दैट, मान लेते हैं ये इज इक्वल टू जो आपको दिया गया है वह 1 2 3 2 इस तरीके से लिखा शुरू किया, 2 3 5 1 एंड 1 3 4 5। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ये आपने लिख लिया। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो रहे। बेसिकली हम 1 चाहते हैं और यहां पर 1 मौजूद है। याद आ रहा है मेथड? अब क्या करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके इसकी हेल्प से, फर्स्ट रो के हेल्प से हम रिमेनिंग रोज के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उन्हें जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि फर्स्ट रो के हेल्प से
फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो 2 देखेंगे यह सेकेंड रो में आ रहा है तो लिखेंगे R2 गोज टू R2। 1 थर्ड रो में आ रहा है, इसे भी जीरो बनाना तो लिखेंगे R3 गोज टू R3। ये 2 अपने आप जीरो बनेगा नहीं, इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड के लिए प्लस लगाया, कितना ऐड करना पड़ेगा, -2। 1 अपने आप जीरो बनेगा नहीं, 1 में -1 ऐड करना पड़ेगा तो प्लस लिखा हो, ये लिख दिया -1। लेकिन आपसे कहा गया था किस रो का यूज करना है, तो फर्स्ट रो का यूज करना है, तो ये लिख दिया R1 और लिख दिया R1। घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है। का नाउ दिस इज इक्वल टू, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट रो में कुछ कर नहीं रहे हैं तो 1 2 3 2 इस तरीके से रहने दिया। अब चूंकि फर्स्ट रो में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, तो ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। और कर क्या रहा है, इसे सेकेंड रो के साथ ऐड कर रहे हैं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 - 4 -1 हो जाएगा। 5 - 6 -1 आ जाएगा। 1 - 4 -3 हो जाएगा। फिर आपने यह भी कर रखा कि R1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R1 फर्स्ट रो में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। और इसे R3 के साथ ऐड करना है तो 1 के साथ -1, 3 के साथ -2, 4 के साथ -3, 5 के साथ -2 ऐड करना है। तो 1 के साथ -1 ऐड करेंगे 0 आएगा, 3 के साथ -2 ऐड करेंगे 1 आएगा, 4 के साथ -3 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 5 के साथ -2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। ये हो गया। अब देखेंगे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, और आपने कहा कि हमें तो 0 को लीड कराना है, लीड कराना है। तो 0 को लीड कराने के लिए आप फिर थोड़ा सा सोचते हैं। अगर सेकंड रो में एक 0 दिख रहा तो थर्ड रो में कंटिन्यूअसली एक से ज्यादा 0 दिखने चाहिए, मतलब 0 लीड करना चाहिए। लेकिन शब्द इस्तेमाल किया गया कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार वो 0, अगर यहाँ 1 0 तो यहाँ या तो 2 0 हो थर्ड रो में, या तो 3 0 हो जाए या 4 0, लेकिन 0 लीड करना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअसली लीड करना चाहिए, लगातार। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं का R3 गोज टू R3। आप चाहते हैं यहाँ 1 0 हो जाए, तभी तो एक से यहाँ 1 0 तो यहाँ 2 0 लगातार होंगे, लेकिन ये 0 अपने आप नहीं होगा, इसमें इस 1 में -1 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड के लिए साइन आप लगाते हैं प्लस, -1 ऐड करना पड़ेगा। यूज किसका करना है, आपने कहा R2 का, तो यह R2 का हमने यूज कर लिया। अब देखा जाए रिजल्टेंट क्या आएगा, वो देखा जाए। 1 2 3 2, ये हो गया आपका 0 -1 1, सॉरी -1 -3 0। आपने कहा है इसमें, सॉरी ऐड -1 नहीं 1, ये सीधे ऐड कर देंगे R3 प्लस R2। तो 1 के साथ -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1 के साथ -1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। 3 के साथ -3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो स्टार्ट कर रहा हूं नॉन जीरो एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड रो में एक 0 है और थर्ड रो के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0। इसका मतलब 0 सेकेंड रो से दिखना शुरू हुआ और थर्ड रो में वो कंटिन्यूअसली लीड कर गया, सेकेंड रो से लीड कर गया 0। इसका मतलब यह क्या कहलाया, इकहान फॉर्म कहलाया। और इकहान फॉर्म से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी वो आप क्लियर कट बता सकते हैं, कह सकते हैं कि सिंस नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू, कितने हैं नॉन जीरो रोज, 2,
देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स रो ए, या आप ऐसे भी लिखते हैं रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर ए इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितने ऐसे रो हैं जो पूरी तरह जीरो नहीं हुए, तो फर्स्ट रो ये भी पूरी तरह जीरो, सेकंड रो में नो डाउट एक जीरो आया लेकिन पूरी तरह जीरो नहीं है, लेकिन थर्ड रो तो पूरी तरह जीरो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2 एंड देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। देखिए कितना आसान सा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम भी कंसीडर करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं। मान लेते हैं जो दिया गया उसको हम इंडिकेट करते रहे ए से, ए इज इक्वल टू हो गया -1 2 3 एंड -2, सॉरी दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं -1 2 3 एंड -2, ये ले लिया, 2 -5 1 एंड ये लिख दिया आपका 2, यही तो है। तीसरा रो है 3 -8 5 एंड 2, और फोर्थ रो है 5 -12 -1 6, ये आपका हो गया। ये आपका कुल मिला के 4x4 की एक मैट्रिक्स है आपकी, और इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स इकहान फॉर्म मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखा जाए, इकहान फॉर्म में आप कहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ऐसे कोई गारंटी नहीं, बट 1 रहेगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो एक काम करते हैं R1 में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कहा R1 गोज टू -1 नॉन जीरो स्केलर से R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 -2 -3 और ये हो गया 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे रह जाएगा 2 -5 1 2, ओके। फिर हो गया 3 -8 5 2, फिर हो गया 5 -12 -1 एंड 6, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब आप चाहते क्या हैं, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, वो नॉन जीरो है। अब आप चाहते हैं कि सेकंड रो से जीरो लीड करे इकहान फॉर्म में, तो आप ये चाहेंगे कि फर्स्ट रो के हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम जीरो बनाएं। तो पहले ये देखिए 2 किस रो में है, तो आपने कहा ये तो R2 में है, तो आपके लिखने का तरीका R2 गोस टू R2। 3 किस रो में है, थर्ड रो में, तो आप लिखेंगे R3 गोस टू R3, ये आपके लिखने का तरीका बहुत आसान है। फिर 5 किस रो में है, चौथा रो है, तो कहेंगे R4 गोज टू R4, ये चीज दूरा दूरा के लिख दे रहे हैं। अब करना क्या है, 2 को जीरो बनाना, 2 अपने आप जीरो तो बनेगा नहीं, 2 में जब आप -2 ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा। ये 3 भी अपने आप जीरो नहीं बनेगा, 3 में जब -3 ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा। 5 भी अपने आप जीरो नहीं बनेगा, 5 में -5 आप ऐड करेंगे तो लिखा -5 ऐड किया। लेकिन हेल्प किसका लेना है, आपने कहा R1 को, ज्यादा ब्रेन मत लगाइए, सीधे R1 लिख दीजिए। ये अब वर्किंग शुरू किया जाए, कैलकुलेशन आपको करना, लिखने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको मिलेगी वह होगा 1 -2 -3 2, ओके। फिर दूसरी लाइन जो हो गई, आपने कहा है कि R1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और +2 ऐड कर रहे हैं, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, ओके। यहां भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 को -5 के साथ ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहां भी देखिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और 1 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर यहां देखिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और -4 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो -2, ओके। फिर ऐसे ही यहां जब 3 से मल्टीप्लाई कर, देखिए कहा गया R1 में -3 से,
तो -3 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ ऐड करेंगे, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। -8 + 6 -8 + 6, तो -8 + 6 कितना हो गया -2। ओके, 5 ये हो जाएगा आपका +9, 5 + 9 ये हो गया आपका 14। ओके, फिर हो जाएगा 2 - 6, 2 - 6 दैट इज इक्वल टू -4। फिर आइए, अब कहा जा रहा R1 में -5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, -5 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे +10 हो जाएगा, -3 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +15 हो जाएगा, 2 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। और क्या करेंगे R3 के साथ ऐड करेंगे, तो 5 - 5 0 हो गया। इट्स ओके। फिर -12 + 10, -12 + 10 दैट इज इक्वल टू -2, -1 + 15, -1 + 15 14 हो गया, 6 - 10 दैट इज इक्वल टू -4, ये आपको मिल गया। अब आप चाहते हैं देखेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं, लेकिन इकहान फॉर्म में आपसे कहा जाता है कि ये 0 लीड करना चाहिए। तो 0 लीड कहां से कराएंगे, अगर सेकंड रो में एक 0 है तो थर्ड रो में कंटिन्यूअसली, फोर्थ रो में कंटिन्यूअसली उससे ज़्यादा 0 आने चाहिए। इसका मतलब हमारे टारगेट में है कि हम -2 को 0 बनाएं। -2 को 0 बनाने के लिए -2 किस रो में है, आपने कहा ये तो थर्ड रो में है, का R3 गोज टू R3। -2 0 बनेगा कैसे, जब इसमें +2 ऐड होगा, तो +2 ऐड करने के लिए हमने कहा एक काम करते हैं, -1 +2 ऐड करने के लिए -2 देख लीजिएगा, -2 में +2 किया क्या हमने, -2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह +2 हो जाएगा, और +2 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर R3 में भी कहा कि R3 + -2 इंटू R2, थोड़ा सा वर्किंग करके देखा जाए तो क्या 1 -2 -3 एंड 2, यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो, 0 -1 7 एंड -2। अब आपने कहा ये तो हो गया 0, -2 को इसमें सेकंड रो में -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, और +2 को -2 के साथ ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ 7 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -14, और -14 को +14 के साथ ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। -2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा, और +4 को -4 के साथ ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। सेम ये स्टेटमेंट थर्ड रो के लिए भी दिया गया है, सॉरी हमने गलत, ये फोर्थ रो है, R4 है। ठीक, अब यहां कह रहे हैं कि R2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 -14 +4, और इनको इनके साथ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -2 +2 0, 14 -14 0, -4 +4 0। देख लें, यहां देखेंगे क्या यह मैट्रिक्स इकोहन फॉर्म में है, तो देखेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एंट्री से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड रो में एक 0 है, थर्ड रो में कंटिन्यूअसली 4 0 है, मतलब यहाँ 1 तो यहाँ 4 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज इन रिस्पेक्ट टू सेकंड रो दे आर लीडिंग, कंटिन्यूअसली लीडिंग। अब ये कंटिन्यूअसली लीड कर रहे हैं, यहाँ भी कंटिन्यूअसली लीड कर रहा है, क्योंकि इसके आगे मैट्रिक्स जा नहीं सकते, तो इसके आगे हम लीडिंग देख नहीं सकते। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सिंस number of non-zero rows in this reduced matrix is 2 and therefore rank of the matrix is 2। आप ऐसे सीधे कह सकेंगे
कि चूंकि इस मैट्रिक्स में लिखना भी चाहिए आपको कि सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2 एंड देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो ये हम लोगों ने इकहान फॉर्म में थोड़ा सा और एक्सरसाइज करने की कोशिश किया। अब जरा सा फिर से हम लोग एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं, कंसीडर करते हैं, थोड़ी सी और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कैनोनिकल फॉर्म को देखेंगे और कल आपको कैनोनिकल फॉर्म समझाया गया था, तो जरा सा उस कैनोनिकल फॉर्म से किस तरीके से हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं वो तरीका आपको सबसे पहले हम याद दिला देते हैं। कैनोनिकल फॉर्म आपको बताया क्या गया था। कैनोनिकल फॉर्म कहा जाए या नॉर्मल फॉर्म मेथड कहा जाए, नॉर्मल फॉर्म होता क्या है ये लिखा हमने IR आपके सामने। I stands for identity matrix, R stands for order of the identity matrix। मतलब यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर R है। एक दूसरा लिख दिया IR0, यह भी एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर R है और दूसरा क्या है, नल मैट्रिक्स है। तीसरा आपके सामने लिख दिया IR0, यह भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, आपको डेफिनेशन से समझना है। लेकिन इस कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर R है और दूसरा एक नल मैट्रिक्स है। एक चौथा भी लिख दे रहे हैं IR000, यह भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। IR that is identity matrix whose order is R, but ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स, मतलब ये these are जीरो मैट्रिक्स। इन पर्टिकुलर आपको समझाया गया था कि IR की जगह हम पर्टिकुलर लिख रहे हैं 1001। देखेंगे तो ये आप कह सकते हैं ये 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2x2 या 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं I2। तो देखिएगा शायद ये इससे मैच कर रहा है। अब तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से। फिर ये आपके दूसरे फिर लिखते हैं ऑप्शन 100100। अब अगर इस मैट्रिक्स को बाइफरकेट करें तो पहले स्टार्टिंग में अगर हम ये डॉटेड लाइन नहीं डाले होते तो ये लग रहा था कि 2x3 की एक मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। लेकिन जब डॉटेड लाइन डाल करके इसको बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया समझने के लिए, तो डॉटेड लाइन के लेफ्ट में आप देखेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगी और वह किस ऑर्डर की होगी, 2x2 ऑर्डर की। तो उसे हम लोगों ने डिनोट कर दिया I2 से। और डॉटेड लाइन के राइट में भी एक मैट्रिक्स दिख रही है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो आप अगर इन पर्टिकुलर सिर्फ इतने को ही देख रहे हैं तो यह एक आपको कॉलम मैट्रिक्स दिखेगी और उस कॉलम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स चूंकि जीरो हैं इसलिए इसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे और इंडिकेट करने के लिए क्या लिख दिया, जीरो। एक नया फॉर्म बन गया। ऐसे ही एक दूसरा फॉर्म हम लिखें, ये लिखिए 100100, इस तरीके से लिखा। अब देखेंगे तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब 3x2 की एक मैट्रिक्स है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखेंगे डॉटेड लाइन से अबव जो मैट्रिक्स हमको अब दिख रही है वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, 2 रोज और 2 कॉलम उसमें दिख रहा है। इसका अंदर इसको इंडिकेट करने के लिए आपको समझाया बताया भी गया है, इसको हम लिख सकते हैं I2। लेकिन डॉटेड लाइन के नीचे जो देखेंगे आप वह भी सिर्फ डॉटेड लाइन के सिर्फ नीचे दिख रहे हैं इसके बीच में, तो आपको लगेगा एक रो मैट्रिक्स है और उस रो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अगर रो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसका मतलब जीरो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक ऐसी रो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो जीरो रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। और उसको डिनोट करने के लिए नल जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसको डिनोट करने के लिए क्या लिख दिया, जीरो।
एक ऐसा ही एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या ये लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया आपके सामने। अब देखेंगे इस मैट्रिक्स में कुल मिला के 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। 4 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखी गई है। इस 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स को थोड़ा सा अगर हम आइडेंटिफाई कर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें, भिन्नता लाने की कोशिश करें, तो देखेंगे हमने इसे इसको बना दिया। अब देखेंगे इस डॉटेड लाइन और इस डॉटेड लाइन के अबव, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन के अबव और वर्टिकल डॉटेड लाइन के लेफ्ट में जब आप देखेंगे तो आपको 3 क्रॉस 3 की साफ साफ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाएगी। और अगर 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही तो इसको हम डिनोट करेंगे, तो किससे डिनोट करेंगे I3 से। क्लियर? ये देखेंगे ये 0 0 0 है, इसका मतलब इसके एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको आप सीधे सीधे कॉलम मैट्रिक्स दिखेगा और इस कॉलम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसका मतलब इसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इंडिकेट करने के लिए 0 3 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे इसके लिए भी लिखना चाहेंगे तो 0 लिखेंगे और इसके लिए भी क्या लिख दिया 0 लिख दिया, ये आपका आ गया। अब देखेंगे ये जो मैट्रिक्स आपके सामने कल भी लिख के बताया गया था, आज भी हमने फिर से रिपीट कर दिया। These are known as canonical form or normal form of the matrix। और उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके समझाएगा कि जब आप वर्किंग करेंगे तो कैसे आपको नॉर्मल फॉर्म में दिखेगा या दिखना चाहिए, ये चीजें होंगी। तो अगर ये बातें समझ में आपको फिर से याद आ गई हूं कि अगर दिए गए मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करके इनमें से किसी भी एक फॉर्म में ला सकें तो वह नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिसका रैंक क्या होगा R होगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही उस दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। कि दिए गए मैट्रिक्स को जब कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस किया, इनमें से किसी भी एक फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में आपने रिड्यूस किया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उसमें जो ऑर्डर आएगा वही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। अब आपको इसका प्रोसीजर भी समझाया गया था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसीजर को फिर से देखा जाए। प्रोसीजर में आपसे कहा गया था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे, मान लीजिए जो मैट्रिक्स दिया गया है वह m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो आप एक एजम्पशन लेंगे, कहेंगे लेट A इक्वल्स I A I, इस तरीके से आप मान लेंगे। आप देखेंगे यह A वही है जो यहाँ पर A लिखा गया है, बट इसके पहले भी एक I और इसके बाद में भी एक I है। जो I पहले लिखा हुआ है उसे हम प्रीफैक्टर बोलते हैं। प्रीफैक्टर किसका प्रीफैक्टर, A का। और जो I बाद में लिखा हुआ है उसको हम पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। सवाल हुआ किसका पोस्ट फैक्टर, A का। जो प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद। तो एक प्रीफैक्टर, एक I प्रीफैक्टर के रूप में काम कर रहा है और दूसरा I पोस्ट फैक्टर। लेकिन I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह भी एक सवाल है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी होगा वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आपको डेफिनेशन भी पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे बशर्ते, शर्त उसके साथ, कंडीशन क्या है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हों, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हों और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां देखा जाए ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, भी आइडेंटिटी, इसको प्रीफैक्टर और इसको पोस्ट फैक्टर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर इससे मैच करेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, m रोज और n कॉलम। तो यह m क्रॉस m की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर I की जगह। और ये n लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे n क्रॉस n, इसमें n कॉलम थे,
इस दिए गए मैट्रिक्स में तो ये कहा जा रहा है m क्रॉस n ऑर्डर का, मतलब m रोज n कॉलम है, लेकिन राइट हैंड साइड में जब एजम्पशन लेते समय लिखेंगे तो पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वह m क्रॉस m की होगी और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, n क्रॉस n की होगी। अब करते क्या है, वर्किंग आपको क्या समझाया गया था, आपको वर्किंग में ये कहा गया था कि जब आप वर्किंग करेंगे मतलब आप रैंक निकालने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में जो ये दिया गया है इस पर रो ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे और कॉलम ऑपरेशन, जबकि इकहान फॉर्म से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप रो ऑपरेशन ही अप्लाई करते हैं। लेकिन नॉर्मल फॉर्म प्रोसीजर से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम रो और कॉलम दोनों ही एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। अब सवाल है कि रो और कॉलम को अप्लाई करेंगे तो कैसे, तो जब रो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे वही सेम रो ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड के प्री फैक्टर पर अप्लाई करेंगे और जो कॉलम ऑपरेशन, जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करेंगे वही सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट हैंड साइड के पोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, नॉर्मल फॉर्म मेथड से नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके दिए गए मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम बोथ दी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करते हैं। लेकिन कैसे, आप कहा गया ए पर तो रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में जब लेफ्ट हैंड साइड के दिए गए मैट्रिक्स पर जिस समय आप जो भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही सेम रो ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड के प्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे और जो कॉलम ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करेंगे वही सेम कॉलम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड के पोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, ना कि प्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। सिर्फ और कॉलम ऑपरेशन सिर्फ राइट हैंड साइड में पोस्ट फैक्टर पर, पोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, और रो ऑपरेशन राइट हैंड साइड के सिर्फ प्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे। उद्देश्य क्या होगा इनको रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने का, उद्देश्य होगा कि इस दिए गए मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। वन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म, आपको 4 डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म लिख करके बताए गए थे, उनमें से किसी भी एक नॉर्मल फॉर्म पर हम किसी भी एक नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मल फॉर्म में जब आप रिड्यूस करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी तो कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो मान लेते जो रो ऑपरेशन अप्लाई करने पर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिड्यूस होकर के जो आई उसे P से डिनोट कर दिया गया। ये जो पोस्ट फैक्टर के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उस पर कॉलम ऑपरेशन लगाने पर जो नई मैट्रिक्स बनी उसे Q से डिनोट कर दिया गया। अब हो गया n इज इक्वल टू PAQ। n इज नॉर्मल फॉर्म of the given matrix, or you may say canonical form of the given matrix. P is a non-singular matrix, and Q is also a non-singular matrix. P and Q both are non-singular matrices. तो हमें राइट हैंड साइड में दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलती है, लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉर्मल फॉर्म मेथड में नॉर्मल फॉर्म मिलेगा, और जो नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म का जो मैट्रिक्स मिलेगा उस नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर से हम क्या बता सकेंगे, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बता सकेंगे। ये आपको पता चलेगा। और ये हो गया पी और क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको ये भी पता है कि इसके हेल्प से नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल में एक आइडेंट है तो I इज इक्वल टू PAQ हो जाएगा। और आपको यह भी पता है कि इससे हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू P। ये आपको वेरीफाई करके बताया जा चुका है। फिलहाल
एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नॉर्मल फॉर्म से। फिर फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स by reducing into normal form। नॉर्मल फॉर्म देखा जाए, एक मैट्रिक्स आपके सामने ले लिया है, A इक्वल्स 1 2 1 0 -2 4 3 0। नेक्स्ट इज 1 0 2 -8। इट्स ओके। देखेंगे इस मैट्रिक्स में कुल मिला के 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, मतलब कुल मिला के यह 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स है। और कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करके इसका रैंक बताइए। तो कोई बात नहीं, आपको समझाएगा। पहले हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे, क्या कहेंगे, लेट ए इक्वल्स आई ए आई। बट ए जो दी गई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपको देखना होगा, तो वह 3 क्रॉस 4 ये लिखेंगे, इज इक्वल टू आई ए आई। आई ए आई तो हम लिख देंगे, लेकिन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो जो प्रीसेट, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो पोस्ट से, तो हो जाएगा 4 क्रॉस 4। ये आपने मान लिया, एज्यूम कर लिया है। का देन द गिवन मैट्रिक्स दैट इज 1 2 1 0 -2 4 3 0 1 0 2 -8 can be written as I, that is identity matrix of 3 cross 3 order 3 by 3 order का, तो हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A इंटू आई। पोस्ट फैक्टर के रूप में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है 4 क्रॉस 4 की, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इट्स ओके, ये हो गया। अब आपको करना क्या कि इस दिए गए मैट्रिक्स को आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, और दोनों ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपको अप्लाई करने हैं। तो आप स्टार्टिंग में पहले रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग से पहले आप कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करें पहले, बाद में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें, या पहले हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें फिर बाद में रो ऑपरेशन अप्लाई करें। क्या दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q जो बाद में फॉर्म होंगे, क्या वह हम सबके लिए सेम आएंगे? जी नहीं, इसका आंसर है नो, नेवर। क्योंकि एक बच्चा जो पहले कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके फिर रो ऑपरेशन अप्लाई करेगा, दूसरा बच्चा जो पहले रो ऑपरेशन अप्लाई करके बाद में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेगा, तो उसके जो दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q आएंगे वो सेम नहीं होंगे। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सेम आएगा सबका, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सेम नहीं आएंगे, ये आपको रिमार्क ध्यान में रखना होगा। तो चलिए पहले हम इस 1 की हेल्प से इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं का R2 गोज टू R2 प्लस 2 R2 प्लस 2 R1 and R3 goes to R3 प्लस -1 इंटू R1। ये क्या, पहले रो ऑपरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, देखा जाए मिलेगा क्या। 1 2 1 0 -2 प्लस 2 0 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया।
R1 प्लस माइनस 1 इंटू R1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 2 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 8 8 माइनस 8 इज इक्वल टू, आपको समझाया गया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में रो ऑपरेशन लगाएं तो राइट हैंड साइड में सिर्फ प्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ही आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ भी हम लोग संशोधित करते हैं 1 0 0। आपने कहा R2 प्लस 2 R1, मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए R2 के साथ ऐड करना है, तो आ जाएगा 2 1 0। आपने कहा R1 प्लस माइनस 1 इंटू R1, मतलब R1 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हुए सर R3 के साथ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 0 सॉरी 1, R1 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस 1 0 1 इतना आ गया। और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को आप उतार दीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आ गया। अब चलिए फिर दूसरा देखते हैं। अब मन क्या, अब इस 1 के हेल्प से फर्स्ट रो के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाते हैं, लेकिन कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 को 0 बनाना, 2 किस कॉलम में है, C2 में। 1 को 0 बनाना है किस कॉलम में है, C3 में, तो कहा C2 गोज टू C2, C3 गोज टू C3, और ये 0 है ही है। लेकिन 2 अपने आप 0 बनेगा नहीं, इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करना या -2 ऐड करना पड़ेगा, ये कहा जाए। लेकिन हेल्प किसकी लेंगे, C1। C3 1 में -1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 में -1 ऐड करेंगे, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं -C1 लिख दे रहे हैं। चलिए भाई इसको भी करके देखते हैं, अब देखा जाए क्या आता है। ये हो गया आपका 1 0 0 0 0 6 5 0, दैट इज 0 -2 1 -8, इतना आ गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आते हैं 1 0 0 2 1 0 एंड -1 0 1, इट्स ओके। ए फिर कहा गया है 1 0 0 0। आपने कहा R2 सॉरी C2 -2 C1, C2 -2 C1 -2 हो जाएगा 1 0 0। फिर आपने कहा C3 -C1 हो जाएगा -1 0 1 0 0 0 0 1, ये फिर अब आप क्या चाहते हैं, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये 1 बन जाए। 6 को 1 बनाना है, कैसे बनेगा वो आप देख लें। हमने सीधे कहा कि C2 गोज टू C2 -C3, अगर 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा, तो ये लिख दिया 1 0 0 0। लिखना चाहिए C2 प्लस -1 इंटू C3, लेकिन लिख दिया सीधे सीधे C2 -C3 से। आप धीरे धीरे समझने लगे हैं। 6 - 5 1 हो जाएगा, 5 0 0 -2 और ये हो जाएगा -1 -2 -1 -3 हो जाएगा 1 -8। राइट हैंड साइड में जो आएगा वो हो गया 1 0 0 2 1 0 -1 0 1, a इंटू 1 0 0 0 C2 -C3 -2 -1 -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, -2 -1 -2 प्लस 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा। C2 -C3 1, C2 -C3 -1 और ये हो गया आपका 0 -1 0 1 0 0 0 0 1, इतना आ गया आपके सामने। फिर आते हैं, अब इस 1 के हेल्प से चाहे इस रो को 0 करें या कॉलम को, जो आपको करना हो करें, आपके विवेक पे है। लेकिन हमको जो चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो कहा अब R3 गोज टू R3 प्लस 3 R2, ये हो गया। चलो ये भी कर लेते हैं 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 -3 प्लस 3 0 हो गया। 1 प्लस 15 16 हो गया।
-8, ये -8 ही रह जाएगा। राइट हैंड साइड में आइए, 1 0 0 2 1 0। आपने कहा R3 + 3 R2, तो -1 + 6, तो -1 + 6 5 हो गया, 0 + 3 3 हो गया, और ये 1 ही रह गया। ए फिर राइट में लिखते हैं 1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1, इतना आ गया। क्लियर? अब चाहते हैं इस 1 की हेल्प से फर्स्ट रिमेनिंग कॉलम के एलिमेंट्स को 0 किया जाए, तो आपने कहा अब C3 goes to C3 - 5 C2, तो ये भी कर दिया जाए। तो 1 0 0 0 0 1 5 - 5 0 हो गया, 0 0 0 16 -8, इतना आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 0 0 2 1 0 5 3 1, रो ऑपरेशन एक कॉलम ऑपरेशन यूज किया, इसके बाद पोस्ट फैक्टर पे लगेगा, पोस्ट फैक्टर पे 1 0 0 0, ये हो गया, -1 1 -1 0। अब आपने कहा C3 - 5 C2, C3 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 होगा, तो -1 + 5 दैट इज इक्वल टू -1 + 5 दैट इज 4। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 0 - 5 दैट इज -5। यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6, और ये हो गया आपका 0 0 0 0 1, इतना आ गया। अब आते हैं थोड़ी सी वर्किंग, और अब हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि इसको 1 बनाया जाए। ये 1 कैसे बनेगा, 1/16 कर देते हैं, 1 बन जाएगा। तो कहा R3 goes to R3 नहीं, हाँ R3 goes to 1/16 into R3, ठीक, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा क्या, 1 0 0 0 0 1 0 0, फिर आ जाएगा आपका 0 0, 1/16 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -8/16 करेंगे, -8/16 तो -1/2, 16 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका। राइट हैंड साइड में आते हैं, 1 0 0 2 1 0। आपने कहा कि इसमें 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/16, फिर आ जाएगा 3/16, फिर आ जाएगा 1/16। ए इंटू कॉलम ऑपरेशन लगाया ही नहीं, तो सीधे आपको राइट डाउन कर देना है, 1 - 1 4 0 0 1 -5 0 0 -1 6 0 0 0 0 1, ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, इसको भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए कहा C4 goes to C4 प्लस 1/2 इंटू C3, माइनस हाफ में प्लस हाफ ऐड कर दिया, माइनस हाफ में प्लस हाफ ऐड करेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, माइनस हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 0, ये आ गया आपका। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आते हैं, 1 0 0 2 1 0 5/16 3/16 1/16, ये आ गया आपका। a इंटू 1 0 0 0 -1 1 -1 0 4 -5 6 0। आपने कहा क्या है, C4 में हाफ C3 ऐड करना है, C3 ये है और C4 में C4 ये है, में हाफ C3,
तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 आएगा, और 0 के साथ ऐड करेंगे तो -5/2। यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे 3 आएगा। यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखेंगे ये जो आपका बना हुआ है, अगर हम डॉटेड लाइन डाल दें तो इधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी हुई है। ये आपका हो गया 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 0, नॉर्मल फॉर्म आपका आ गया, इज इक्वल टू, ये आपके समझने के लिए लिख रहे हैं, 1 0 0 2 1 0 5/16 3/16 1/16, ये आ गया आपका A 1 -1 4 2 0 1 -5 -5/2 0 -1 6 3 0 0 0 1, ये आ गया। ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q हो गया। और यहाँ देखेंगे जो नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी हुई है उसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3। अगर आपसे कहा गया होता फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q, तो आप P ये लिखते और Q ये लिखते। अगर कहा गया होता कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट करिए, तो जो Q है और जो P है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो दिए गए मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मिल जाता। ठीक है, अब आज यहीं पर, फिर अगले टर्न पे हम लोग नेक्स्ट बातें आपसे करेंगे। थैंक यू।